बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है एनेक्सर एफ़ को कैसे फ़ाइल करना है, यानी कि जब आप सेल टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर रहे होंगे तो उसमें एनेक्सर एफ़ को कैसे फ़ाइल करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने सेल टैक्स रिटर्न ओपन है। अब इसमें ये एनेक्सर एफ़ इसको खोलते हैं। ये एनेक्सर एफ़ जो है वो आपके सामने खुल गया। अब इसमें है क्या चीज़, अब इसमें दो पार्ट्स हैं। एक देखें ये ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, परचेजेज ड्यूरिंग द पीरियड, ये है यानी कि ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है, परचेज है या इंपोर्ट है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। इसी तरह ओपनिंग बैलेंस ये अगेन आ रहा है, ठीक है, परचेजेज ये अगेन आ रही है और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये दो दफ़ा क्यों आ रहा है? ये जो ऊपर है ये है वैल्यू विदाउट सेल टैक्स, ठीक है, जो आपने परचेजेज की वो विदाउट सेल टैक्स उसकी वैल्यू आ रही है। जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये सेल टैक्स आ रहा है, यानी कि ये ऊपर जो है ये वैल्यू आ रही है विदाउट सेल टैक्स और ये उसका सेल टैक्स आ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द मंथ ये आपकी परचेजेस हैं तो उसका सेल टैक्स ड्यूरिंग द मंथ ये आ रहा है, ठीक है। अब एनेक्सर एफ है क्या चीज़? एनेक्सर एफ अगर आप यूँ समझ लें कि ये एनेक्सर ए का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें जो आप एनेक्सर ए में तमाम परचेजेज जो आती हैं वो सारी इसमें आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने इसमें कंज्यूम जितनी हो चुकी हैं उसको आपने यहाँ पे एंटर करना होता है। ये देखिए यहाँ पे कंज्यूम्ड और सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने जितनी कंज्यूम हो गई हैं या जितना ये स्टॉक आउट हो चुका है वो आपने यहाँ पे लिखना है। रिमेनिंग आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब ये एनेक्सर ए का पार्ट कैसे है, यहाँ पे अगर आप देखें सेल टैक्स क्रेडिट में जहाँ पे एनेक्सर ए की तमाम परचेजेस आ रही होती हैं, तो ये देखें एनेक्सर ए में डोमेस्टिक परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ये आ रही हैं 38, 39, 0, 33 और आगे इसका ये 698, 226 इसका टैक्स आ रहा है। अब एनेक्सर एफ में अगर हम जाएँ तो ये देखें 38, 39, 0, 33 वही आ गई परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड और ये 698, 226 ये उसका टैक्स आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर क्या आ रहा है, ये ऊपर ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है। जब आप फॉर एग्जांपल अगर आप इस मंथ में यहाँ पे कंज्यूम लिखते हैं, कोई फिगर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 28, 39 लिखते हैं, यहाँ पे जो बच जाएगा क्लोजिंग, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ का जो है वो ओपनिंग आएगा, ठीक है। इस तरह ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये पिछले मंथ का हमारे पास आ रहा है। अब आपने कंज्यूम कैसे लिखना है? अगर आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्टॉक फैक्ट्री में इन हुआ, आपने रिकॉर्ड कर लिया, जितना आउट हुआ वो रिकॉर्ड कर लिया, जो ओपनिंग क्लोजिंग डाल के जो आपके पास नेट कंजम्पशन आ रही है वो आपने यहाँ पे इसको लिख देनी है, ठीक है। हर फैक्ट्री में या हर अदारे में जो है वो स्टॉक मेंटेन होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप एक चीज़ याद रखें, यहाँ पे सिर्फ आपने रॉ मटेरियल का जो है वो स्टॉक लिखना है, फिनिश गुड्स के स्टॉक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ये एनेक्सर ए में क्योंकि जितनी आप परचेजेस करते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का रॉ मटेरियल में परचेज कर रहे हैं, ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग आइटम की कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो भी आपने यानी कि जो एनेक्सर ए में परचेजेस आएंगी वो यहाँ पे आपने लिखी नहीं है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे रॉ मटेरियल, अगर आप ट्रेडर हैं, ठीक है, आप चीज़ें यहाँ से एक जगह से उठाते हैं और उसमें दूसरी जगह बेच देते हैं, तो यहाँ वो आपका रॉ मटेरियल वो आपका ट्रेडिंग का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वो आपने लिखना है, ठीक है, जो चाहे कंज्यूम हुई है चाहे सोल्ड हुई है, ठीक है। कंज्यूम यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो जितनी कंज्यूम हो गई है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर आप ट्रेडर हैं तो जितनी सोल्ड हो गई है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। एक तो ये है कि आप जो स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं आप उसके मुताबिक इसको लेके चलें, तो आपके स्टॉक में जो आपके एनुअल ऑडिट अकाउंट्स बनेंगे उसके स्टॉक में, और ये जो एनुअल रिटर्न फाइल होगी इसके स्टॉक में, और जो मंथली जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं इसके स्टॉक में, ये तमाम तीनों का स्टॉक जो आप उसमें टैली होगा। अगर आप इसके मुताबिक नहीं करते, ठीक है, कोई और फिगर डाल देते हैं तो वो ये तीनों में जो है वो स्टॉक में जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। आप मंथली जो कंजम्पशन कुछ और डाल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक आपका कुछ और आ रहा है, जो आपकी एनुअल ऑडिट अकाउंट्स है उसमें आपका क्लोजिंग स्टॉक कुछ और आ रहा होगा, क्योंकि एनुअल जो ऑडिट अकाउंट्स हैं वो 5 होते हैं। एनुअल जब आपका साल कंप्लीट होता है तो एनुअल रिटर्न जो फाइल होती है तो उसमें आपके ऑडिट अकाउंट 5 होते हैं, ठीक है।
तो जब इन फिगर्स में आपस में डिफरेंस आएगा तो फिर एफबीआई जो है वो नोटिस इशू करता है कि यार ये क्यों ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो असल में ये एफबीआई ने ये स्टॉक मेंटेन किया हुआ है अपने पास कि आपके पास इतनी परचेजेस आ गई नेक्सर ए में, जो आपने परचेजेस की हैं वो सारी नेक्सर ए में आ गई, वहाँ से उठा के ये नेक्सर एफ में ले आया। यहाँ पे जितनी कंज्यूम होगी यहाँ पे आपने उसको बता देना है कि हमारी इतनी कंजम्पशन हो गई है, कल क्लोजिंग स्टॉक वो ऑटोमेटिक निकाल देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जी सपोज 2879,033, मैं एक सपोज के तौर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 198,226, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करता हूँ, दोबारा कैलकुलेट करता हूँ, तो ये देखें ये 3839 जमा ये, ठीक है, ये स्टॉक माइनस ये क्लोजिंग मेरे पास आ गया। और इसी तरह ये 1813 जमा 698 माइनस 198, ये मेरे पास जो है वो 2313, ये हमारे पास जो है वो क्लोजिंग इसका आ चुका है, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ चुका है, एक तो ये है, ठीक है। ये मैंने जस्ट ज्यूम किया है, ठीक है, आपको बताने के लिए। आपने जो है वो लिखना है जो आपका एक्चुअल स्टॉक आ रहा है, ठीक है, जो स्टॉक स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो आपने यहाँ पे स्टॉक जो है वो पुट करना है, जो आपका कंज्यूम होगा वो आप लिखेंगे, क्लोजिंग वो ऑटोमेटिकली निकाल देगा। यहाँ पे आपने वैल्यू लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपका जो भी टोटल स्टॉक आता है, ठीक है, 1 लाख का स्टॉक है, ठीक है, उस पर 10,000 जो है वो टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको स्टॉक में जब आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी सेल टैक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे अलग ऐड करनी है, और विदाउट सेल टैक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे ऐड करनी है। इस बात का ख्याल रखना है, यहाँ पे विद जीएसटी जो है वैल्यू वो यहाँ पे नहीं डालनी, ठीक है। यहाँ पे आपने विदाउट जीएसटी वैल्यू डालनी है अपने स्टॉक की, और यहाँ पे आपने सिर्फ अपने स्टॉक का जो है सेल टैक्स है वो डालना है, फिगर डालनी है, ठीक है। तो ये आपके जो है वो क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा, ठीक है। दूसरा तरीका जो अमूमन जो है वो क्या कहते हैं कि अकाउंट होल्डर्स करते हैं या टैक्स फाइलर्स करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंस अक्सर जो है वो रिटर्नों में आ जाता है, वो ये है कि वो देखते हैं जी पेबल में जाके जी कैरी फॉरवर्ड हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। चल तो ये भी तरीका जाता है, लेकिन इससे जो है वो डिफरेंस आने के जो चांसेस हैं जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बल्कि अक्सर जो है वो मैक्सिमम ये डिफरेंट ही रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आपको ऑडिट वगैरह जो है वो फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और वो करते क्या है कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट देख ली 12,62,354, जितना ये जी हमारे पास कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, वो क्या करते हैं जब इसमें जाएंगे तो कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट को रिवर्स कैलकुलेट करके डाल देते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि रिवर्स कैलकुलेशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड की करते कैसे हैं। अब यहाँ पे है ना जी हमारे पास कैरी फॉरवर्ड आ रहा है, ये कैरी फॉरवर्ड की अमाउंट आ रही है 12,62,354, 12,62,354, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 18 सॉरी 12,62,354 डिवाइडेड बाय 18% पे, ये हमारे पास आ गया 70,13,077, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई 70,13,077, ठीक है। अगर हम जब इसका ये आपने एक जो है एक साइड पे लिख लेंगे, अगर हम 70,13,077 का इसका 18% लेंगे तो हमारे पास ये 12,62,354 ये हमारे पास फिगर आ जाएगी। अब करना क्या है, ये एग्जिट एफ में जाएं, अब 70,13,077 इसमें से आपने माइनस कर देनी है, ये टोटल जो हमारे पास आ रही है 13,953,167, 6940089, ये फिगर जो है आपने यहाँ पे लिख देनी है 6940089, 6940089, ठीक है, ये आ गई फिगर। फिर नेक्स्ट पेबल्स में जाएं, यहाँ पे क्या आ रही थी 12,62,354, ठीक है, 12,62,354। अब आप फिर नेक्स्ट एफ में जाएं,
12,62,354 माइनस ये जो आपके पास सेल टैक्स आ रहा है क्लोजिंग में 25,11,577, ये अभी फ़िलहाल इन दोनों का जमा करें तो ये टोटल बन रहा है। ठीक है, आपने डिफरेंस क्या आया 12,49,216, ये आपने यहाँ पे लिख देना है 12,49,216। अब आपने कैलकुलेट के बटन को प्रेस करना है जब, तो ये देखें 70,13,078 और इसका 18% ये आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको मैनुअली कैलकुलेट भी करते हैं कि 70,13,078 ज़रबे 18% इसका बाकी आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये देखें 12,62,354 एक्यूरेट आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो कहीं जो ऑडिटर जो है या कहीं जो टैक्स फाइलर जो है, टैक्स फाइल करने वाले अकाउंटेंट हैं, वो अक्सर जो है वो इस रिवर्स कैलकुलेशन के ज़रिए जो है NextZF जो फाइल कर जाते हैं। चल तो ये भी जाता है, लेकिन इससे जो है आपके जो एक्चुअल जो आपकी स्टॉक स्टेटमेंट है उसमें और इसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर आपकी स्टॉक स्टेटमेंट में जो है वो क्लोजिंग स्टॉक कुछ और आ रहा होगा, यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन के ज़रिए स्टॉक जो है वो कुछ और आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, तो जो आपकी स्टॉक स्टेटमेंट है, जो आप स्टॉक स्टेटमेंट बना रहे हैं अपने रॉ मटेरियल की, ठीक है, जो आप परचेजेस करते हैं, ठीक है, उसकी जो स्टॉक में स्टेटमेंट बन रही है, आपने उसके मुताबिक जो आपका कंज्यूम हुआ है या सोल्ड हुआ है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे वो फिगर्स जो है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, अपने स्टॉक स्टेटमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो फिर आपकी जो मंथली सेल टैक्स टर्न का स्टॉक और जो आप एक्चुअल में स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं उसका स्टॉक बिल्कुल टैली होगा। जब आपके एनुअल ऑडिट बनेंगे और आप एनुअल रिटर्न को पंच करेंगे तो आपका स्टॉक वो और ये 12 जो रिटर्न होंगे, इसका स्टॉक जब आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल जमा करेंगे, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट फिगर आ रही होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर आपको किसी नोटिस को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि इस NextZF कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, लेकिन इसको फिल करने के लिए आपने सिर्फ स्टॉक को मेंटेन करना है और एक्चुअली स्टॉक को जो आपके पास मेंटेन है उसको लेके चलेंगे तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।